मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उम्र 44 साल। जब कोलकाता में 1941 में अंग्रेजों की नजरबंदी तोड़कर फरार हुए और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए धुरी राष्ट्र देशों जर्मनी, इटली और जापान से समर्थन लेने की कोशिश में जुट गए। हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की। भारतीय राजनीति की यह अजीब विडंबना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए आंदोलन कर रही थी और सुभाष चंद्र बोस भी देश की सीमा से बाहर से अंग्रेजों पर उन्हें मार भगाने के लिए ही हमला कर रहे थे। फिर भी दोनों में कोई मेल नहीं था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार को न समर्थन दिया न विरोध किया। वे दूरी बनाकर चलते रहे। अंग्रेजों पर सुभाष चंद्र बोस का इतना खौफ था, इस वजह से अंग्रेजों ने उन्हें फाशीवादी, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी करार दिया। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की फुल मिस्ट्री कि आखिर वो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर कैसे भाग निकले थे। 1940 में जब हिटलर के बम वर्षक लंदन पर बम गिरा रहे थे, ब्रिटिश सरकार ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सुभाष चंद्र बोस को उस समय कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में कैद रखा था। अंग्रेज सरकार ने बोस को 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। 19 नवंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने जेल में अपनी गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। एक सप्ताह बाद 5 दिसंबर को गवर्नर जॉन हावर्ड ने एक एम्बुलेंस में बोस को उनके घर भिजवा दिया ताकि अंग्रेज सरकार पर यह आरोप न लगे कि उनकी जेल में सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई है। हावर्ड का इरादा था कि जैसे ही बोस की सेहत में सुधार होगा वो उन्हें फिर से हिरासत में ले लेंगे। बंगाल की सरकार ने न सिर्फ उनके 38/2 एल्गिन रोड के घर के बाहर सादे कपड़ों में पुलिस का कठोर पहरा बैठा दिया था, बल्कि ये पता करने के लिए भी अपने कुछ जासूस छोड़ रखे थे कि घर के अंदर क्या हो रहा है। उनमें से एक जासूस एजेंट 207 ने सरकार को खबर दी थी कि सुभाष चंद्र बोस ने जेल से घर वापस लौटने के बाद जई का दलिया और सब्जियों का सूप पिया है। उस दिन से ही उनसे मिलने वाले हर शख्स की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी थी और बोस के द्वारा भेजे हर खत को डाकघर में ही खोल कर पढ़ा जाने लगा था। 5 दिसंबर की दोपहर को सुभाष ने अपने 20 वर्षीय भतीजे शिशिर के हाथ को कुछ ज्यादा ही देर तक अपने हाथ में लिया। उस समय सुभाष की दाढ़ी बड़ी हुई थी और वो अपनी तकिया पर अधलेटे से थे। सुभाष चंद्र बोस के पौत्र और शिशिर बोस के बेटे सौगत बोस ने बताया था कि सुभाष ने मेरे पिता का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उनसे पूछा था, आमार एकटा काज करते पारबे, यानी क्या तुम मेरा एक काम करोगे? बिना ये जाने हुए कि काम क्या है, शिशिर ने हामी भर दी थी। बाद में पता चला कि वो भारत से गुप्त रूप से निकलने में शिशिर की मदद लेना चाहते थे। योजना बनी कि शिशिर अपने चाचा को देर रात अपनी कार में बैठाकर कलकत्ता से दूर एक रेलवे स्टेशन तक ले जाएंगे। सुभाष और शिशिर ने तय किया कि वो घर के मुख्य द्वार से ही बाहर निकलेंगे। उनके पास 2 विकल्प थे, या तो वो अपनी जर्मन बॉर्डर कार इस्तेमाल करें या फिर अमेरिकी स्टूडवेकर प्रेसिडेंट का। अमेरिकी कार बड़ी जरूर थी लेकिन उसे आसानी से पहचाना जा सकता था, इसलिए इस यात्रा के लिए बॉर्डर कार को चुना गया। शिशिर कुमार बोस अपनी किताब द ग्रेट एस्केप में लिखते हैं, हमने मध्य कलकत्ता के वैचल मौला डिपार्टमेंट स्टोर में जाकर बोस के भेष बदलने के लिए कुछ ढीली सलवारें और एक फेस टोपी खरीदी। अगले कुछ दिनों में हमने एक सूटकेस, एक अटैची, दो कार्ड सबूल की कमीजें, टॉयलेट का कुछ सामान, तकिया और कंबल खरीदा। मैं फेल्ट हैट लगाकर एक प्रिंटिंग प्रेस गया और वहां मैंने सुभाष के लिए विजिटिंग कार्ड छपवाने का ऑर्डर दिया। कार्ड पर लिखा था मोहम्मद
जियाउद्दीन BA LLV, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर द अंपायर ऑफ इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्थायी पता सिविल लाइंस जबलपुर। यात्रा की एक रात पहले शिशिर ने पाया कि जो सूटकेस वो खरीद कर लाए थे वो बॉर्डर कार के बूट में समा ही नहीं पा रहा था। इसलिए तय किया गया कि सुभाष का पुराना सूटकेस ही उनके साथ जाएगा। उस पर लिखे हुए उनके नाम SCB को मिटाकर उसके स्थान पर चीनी स्याही से MZ लिखा गया। 16 जनवरी को कार की सर्विसिंग कराई गई। अंग्रेजों को धोखा देने के लिए सुभाष के निकल भागने की बात बाकी घर वालों यहाँ तक कि उनकी माँ से भी छिपाई गई थी। जाने से पहले सुभाष ने अपने परिवार के साथ आखिरी बार भोजन किया। उस समय वो सिल्क का कुर्ता और धोती पहने हुए थे। सुभाष को घर से निकलने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि घर के बाकी सदस्य अभी जाग रहे थे। सुभाष बोस पर किताब हिज मैजेस्टीज अपोनेंट लिखने वाले सौगत बोस ने बताया रात 1:35 के आसपास सुभाष बोस ने मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धारण किया। उन्होंने सोने के रिम का अपना चश्मा पहना जिसको उन्होंने एक दशक पहले पहनना बंद कर दिया था। शिशिर की लाई हुई काबुली चप्पल उन्हें रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने लंबी यात्रा के लिए फीतेदार चमड़े के जूते पहने। सुभाष कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गए। शिशिर ने बॉर्डर कार BLA 7169 का इंजन स्टार्ट किया और उसे घर के बाहर ले आए। सुभाष के शयन कक्ष की बत्ती अगले 1 घंटे के लिए जलती छोड़ दी गई। जब सारा कलकत्ता गहरी नींद में था, चाचा और भतीजे ने लोअर सर्कुलर रोड, सियालदह और हैरिसन रोड होते हुए हुगली नदी पर बना हावड़ा पुल पार किया। दोनों चंद्रनगर से गुजरे और भोर होते होते आसनसोल के बाहरी इलाके में पहुंच गए। सुबह करीब 8:30 बजे शिशिर ने धनबाद के बरारी में अपने भाई अशोक के घर से कुछ 100 मीटर दूर सुभाष को कार से उतारा। शिशिर कुमार बोस अपनी किताब द ग्रेट एस्केप में लिखते हैं, मैं अशोक को बता ही रहा था कि माजरा क्या है कि कुछ दूर पहले उतारे गए इंश्योरेंस एजेंट जियाउद्दीन दूसरे भेष में सुभाष ने घर में प्रवेश किया। वो अशोक को बीमा पॉलिसी के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने कहा ये बातचीत हम शाम को करेंगे। नौकरों को आदेश दिए गए कि जियाउद्दीन के आराम के लिए एक कमरे में व्यवस्था की जाए। उनकी उपस्थिति में अशोक ने मेरा जियाउद्दीन से अंग्रेजी में परिचय कराया, जबकि कुछ मिनटों पहले मैंने ही उन्हें अशोक के घर के पास अपनी कार से उतारा था। शाम को बातचीत के बाद जियाउद्दीन ने अपने मेजबान को बताया कि वो गोमो स्टेशन से कालका मेल पकड़कर अपनी आगे की यात्रा करेंगे। कालका मेल गोमो स्टेशन पर देर रात आती थी। गोमो स्टेशन पर नींद भरी आंखों वाली एक कुली ने सुभाष चंद्र बोस का सामान उठाया। शिशिर बोस अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने अपने रंगा का काबू की कुली के पीछे धीमे धीमे ओवर ब्रिज पर चढ़ते देखा। थोड़ी देर बाद वो चलते चलते अंधेरे में गायब हो गए। कुछ ही मिनटों में कलकत्ता से चली कालका मेल वहां पहुंच गई। मैं तब तक स्टेशन से बाहर ही खड़ा था। दो मिनट बाद ही मुझे कालका मेल के आगे बढ़ते पहियों की आवाज सुनाई दी। सुभाष चंद्र बोस की ट्रेन पहले दिल्ली पहुंची, फिर वहां से उन्होंने पेशावर के लिए फ्रंटियर मेल पकड़ी। 19 जनवरी की देर शाम जब फ्रंटियर मेल पेशावर के कंटोनमेंट स्टेशन में घुसी तो मियां अकबर साहब बाहर निकलने वाले गेट के पास खड़े थे। उन्होंने एक अच्छे व्यक्तित्व वाले मुस्लिम शख्स को गेट से बाहर निकलते देखा। वो समझ गए कि वो और कोई नहीं, दूसरे भेष में सुभाष चंद्र बोस ही हैं। अकबर साहब उनके पास गए और उनसे एक इंतजार कर रहे तांगे में बैठने के लिए कहा। उन्होंने तांगे वाले को निर्देश दिया कि वो इन साहब को डीन होटल ले चलें। फिर वो एक दूसरे तांगे में बैठे और सुभाष के तांगे के पीछे चलने लगे। मियां अकबर साहब अपनी किताब नेताजीज ग्रेट एस्केप में लिखते हैं, मेरे तांगे वाले ने मुझसे कहा कि आप अपने मजहबी मुस्लिम शख्स को विधर्मियों के होटल में क्यों ले जा रहे हैं? आप उनको क्यों नहीं ताजमहल होटल ले चलते, जहां मेहमानों के नवाज पढ़ने के लिए
जानमाज और वजू के लिए पानी भी उपलब्ध कराया जाता है। मुझे भी लगा कि बोस के लिए ताजमहल होटल ज़्यादा सुरक्षित जगह हो सकती है, क्योंकि डीन होटल में पुलिस के जासूसों के होने की संभावना हो सकती है। वे आगे लिखते हैं, लिहाजा बीच में ही दोनों टांगों के रास्ते बदले गए। ताजमहल होटल का मैनेजर मोहम्मद जियाउद्दीन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनके लिए फायर प्लेस वाला एक सुंदर कमरा खुलवाया। अगले दिन सुभाष चंद्र बोस को अपने एक साथी आवाद खां के घर पर शिफ्ट कर दिया। वहां पर अगले कुछ दिनों में सुभाष चंद्र बोस ने जियाउद्दीन का भेष त्याग कर एक बहरे पठान का वेश धारण किया। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि सुभाष स्थानीय पश्तो भाषा बोलना नहीं जानते थे। सुभाष के पेशावर पहुंचने से पहले ही अकबर ने तय कर लिया कि फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 लोग मोहम्मद शाह और भगत राम तलवार बोस को भारत की सीमा पार कराएंगे। भगत राम का नाम बदल कर रहमत खां कर दिया गया। तय हुआ कि वो अपने गूंगे बहरी रिश्तेदार जियाउद्दीन को अड्डा शरीफ की मजार ले जाएंगे, जहां उनके फिर से बोलने और सुनने की दुआ मांगी जाएगी। 26 जनवरी 1941 की सुबह मोहम्मद जियाउद्दीन और रहमत खां एक कार में रवाना हुए। दोपहर तक उन्होंने तब के ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा पार कर ली थी। वहां उन्होंने कार छोड़ उत्तर पश्चिमी सीमांत के ऊबड़ खाबड़ कबायली इलाके में पैदल चलना शुरू कर दिया। 27-28 जनवरी की आधी रात को वो अफगानिस्तान के एक गांव में पहुंचे। मियां अकबर साहब अपने किताब में लिखते हैं, इन लोगों ने चाय के डिब्बों से भरे एक ट्रक में लिफ्ट मांगी और 28 जनवरी की रात जलालाबाद पहुंच गए। अगले दिन उन्होंने जलालाबाद के पास अड्डा शरीफ मजार पर जियारत की। 30 जनवरी को उन्होंने तांगे से काबुल की तरफ बढ़ना शुरू किया। फिर वो एक ट्रक पर बैठकर खाक के चेक पॉइंट पर पहुंचे। वहां से एक अन्य तांगा कर वो 31 जनवरी 1941 की सुबह काबुल में दाखिल हुए। इस बीच सुभाष को गोमो छोड़कर शिशिर 18 जनवरी को कलकत्ता वापस पहुंच गए और अपने पिता के साथ सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास की पोती की शादी में सम्मिलित हुए। वहां जब उनसे लोगों ने सुभाष के स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके चाचा गंभीर रूप से बीमार हैं। सौगत बोस अपनी किताब हिज मैजेस्टीज अपोनेंट में लिखते हैं, इस बीच रोज सुभाष बोस के एल्गिन रोड वाले घर के उनके कमरे में खाना पहुंचाया जाता रहा। वो खाना उनके भतीजे और भतीजियां खाते रहे ताकि लोगों को आभास मिलता रहे कि सुभाष अभी भी अपने कमरे में हैं। सुभाष ने शिशिर से कहा था कि अगर वो 4 या 5 दिनों तक मेरे भाग निकलने की खबर छिपा गए तो फिर उन्हें कोई नहीं पकड़ सकेगा। 27 जनवरी को एक अदालत में सुभाष के खिलाफ एक मुकदमे की सुनवाई होनी थी। तय किया गया कि उसी दिन अदालत को बताया जाएगा कि सुभाष का घर में कहीं पता नहीं है। सुभाष के 2 भतीजों ने पुलिस को खबर दी कि वो घर से गायब हो गए हैं। ये सुनकर सुभाष की मां प्रभावती का रोते रोते बुरा हाल हो गया। उनको संतुष्ट करने के लिए सुभाष के भाई शरत ने अपने बेटे शिशिर को उसी बॉर्डर कार में सुभाष की तलाश के लिए कालीघाट मंदिर भेजा। 27 जनवरी को सुभाष की गायब होने की खबर सबसे पहले आनंद बाजार पत्रिका और हिंदुस्तान हेराल्ड में छपी। उसके बाद उसे राइटर्स ने उठाया, जहां से ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। ये सुनकर ब्रिटिश खुफिया अधिकारी न सिर्फ आश्चर्यचकित रहे बल्कि शर्मिंदा भी हुए। शिशिर कुमार बोस अपनी किताब रिमेम्बरिंग माय फादर में लिखते हैं, मैंने और मेरे पिता ने इन अफवाहों को बल दिया कि सुभाष ने संन्यास ले लिया है। जब महात्मा गांधी ने सुभाष के गायब हो जाने के बारे में टेलीग्राम किया तो मेरे पिता ने 3 शब्द का जवाब दिया, हालात संन्यास की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन वो रविन्द्रनाथ टैगोर से इस बारे में झूठ नहीं बोल पाए। जब टैगोर का तार उनके पास आया तो उन्होंने जवाब दिया, सुभाष जहां कहीं भी हों उन्हें आपका आशीर्वाद मिलता रहे। उधर जब वायसराय लिथको को सुभाष चंद्र बोस के भाग निकलने की खबर मिली तो वे बंगाल के गवर्नर जॉन हर्वर्ड पर बहुत नाराज हुए। हर्वर्ड ने अपनी सफाई में कहा कि अगर सुभाष के भारत से बाहर निकले
निकल जाने की खबर सही है तो हो सकता है कि बाद में हमें इसका फायदा मिले। लेकिन लिनलिथगो इस तर्क से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिटिश सरकार की बदनामी हुई है। कलकत्ता की स्पेशल ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर जेबीबी जॉन ब्रिन का विश्लेषण बिल्कुल सटीक था। उन्होंने लिखा, हो सकता है कि सुभाष चंद्र बोस सन्यासी बन गए हों, लेकिन उन्होंने ऐसा धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि क्रांति की योजना बनाने के लिए किया है। 31 जनवरी को पेशावर पहुंचने के बाद रहमत खान और उनके गूंगे बहरे रिश्तेदार जयाउद्दीन लाहौरी गेट के पास एक सराय में ठहरे। इस बीच रहमत खान ने वहां के सोवियत दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जब सुभाष ने खुद जर्मन दूतावास से संपर्क करने का फैसला किया, उनसे मिलने के बाद काबुल दूतावास में जर्मन मिनिस्टर हॉर्स्ट पिल्गेर ने 5 फरवरी को जर्मन विदेश मंत्री को तार भेजकर कहा, सुभाष से मुलाकात के बाद मैंने उन्हें सलाह दी है कि वो भारतीय दोस्तों के बीच बाजार में अपने आप को छिपाए रखें। मैंने उनकी तरफ से रूसी राजदूत से संपर्क किया है। बर्लिन और मॉस्को से उनके वहां से निकलने की सहमति आने तक बोस सीमेंस कंपनी के हेर टॉमस के जरिए जर्मन नेतृत्व के संपर्क में रहे। इस बीच सराय में सुभाष बोस और रहमत खां पर खतरा मंडरा रहा था। एक अफगान पुलिस वाले को उन पर शक हो गया था। उन दोनों ने पहले कुछ रुपए देकर और बाद में सुभाष की सोने की घड़ी देकर उससे अपना पिंड छुड़ाया। ये घड़ी सुभाष को उनके पिता ने उपहार में दी थी। कुछ दिनों बाद सीमेंस के हेर टॉमस के जरिए सुभाष बोस के पास संदेश आया कि अगर वो अपनी अफगानिस्तान से निकल पाने की योजना पर अमल करना चाहते हों तो उन्हें काबुल में इटली के राजदूत पाइनो क्वारोनी से मिलना चाहिए। 22 फरवरी 1941 की रात को बोस ने इटली के राजदूत से मुलाकात की। इस मुलाकात के 16 दिन बाद 10 मार्च 1941 को इटालियन राजदूत की रूसी पत्नी सुभाष चंद्र बोस के लिए एक संदेश लेकर आई। सुभाष दूसरे कपड़ों में एक तस्वीर खिंचवाएं। सौगत बोस अपनी किताब हिज मैजेस्टीज अपोनेंट में लिखते हैं, सुभाष की उस तस्वीर को एक इटालियन राजनयिक ओरलाडो मजोटा के पासपोर्ट में उनकी तस्वीर की जगह लगा दिया गया था। 17 मार्च की रात सुभाष को एक इटालियन राजनयिक शिनोर पेसिनी के घर शिफ्ट कर दिया गया। सुबह तड़के वो एक जर्मन इंजीनियर बेगर और 2 अन्य लोगों के साथ कार से रवाना हुए। वो अफगानिस्तान की सीमा पार करते हुए पहले समरकंद पहुंचे और फिर ट्रेन से मॉस्को के लिए रवाना हुए। वहां से सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन का रुख किया। सुभाष चंद्र बोस के सुरक्षित जर्मनी पहुंच जाने के बाद उनके भाई शरद चंद्र बोस बीमार रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन गए। वहां उन्होंने महान कवि से बोस के अंग्रेजी पहरे से बच निकलने की खबर साझा की। अगस्त 1941 में अपनी मृत्यु से कुछ पहले लिखी शायद अपनी अंतिम कहानी बदनाम में टैगोर ने आज़ादी की तलाश में निकले एक अकेले पथिक की अफगानिस्तान के बीहड़ रास्तों में गुजरने का बहुत मार्मिक चित्रण खींचा। ये थी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की ऐसी कहानी जब उन्होंने इतना संघर्ष किया और देश से ब्रिटिश सरकार को हटाने के लिए ऊबड़ खाबड़ जमीनों पर चले थे। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो किसी की भी आंखों में धूल झोंक कर भेष बदलकर भागने में सबसे ज्यादा माहिर थे। यही किया था उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस तरीके से हुई थी आज शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये एक मिस्ट्री है उनकी मौत की। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस ही क्या थे गुमनामी बाबा। अगर वही थे गुमनामी बाबा तो लोगों ने उनको क्यों नहीं पहचाना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को लेकर पूरी मिस्ट्री आप तक पहुंचाएंगे।